नमस्कार, वेलकम टू पी एन डिस्टेंस एजुकेशन। मैं रविशेखर चौहान हाजिर हूँ जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के हिंदी की दूसरी इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास के बारे में जाना था, किस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ। इसके संबंध में हमने देखा था कि हिंदी भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। पिछली कक्षा में हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के संबंध में पढ़ा, उससे संबंधित वेदों के बारे में जाना। वेद जो है कि संस्कृत भाषा में लिखे गए। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी पूर्णतः संस्कृत भाषा थी। और आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो टाइम पीरियड है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। इस समय में हिंदी बहुत तेजी से बदलती है। इस समय में मुख्य रूप से 3 भाषाएं हिंदी की प्रचलित हुई, जिन्हें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। चूंकि ये पूरा टाइम पीरियड 1500 ईस्वी का दिख रहा है हमें, तो इसमें से प्रत्येक लगभग 500 ईस्वी का जो है एक टाइम पीरियड हुआ करता था। पाली भाषा का जो समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक है। प्राकृत जो है 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक है। और अपभ्रंश का जो काल है वो 500 से 1000 तक है। इसमें से हम अलग अलग पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों की अलग अलग विशेषताएं रही हैं। इनको एक एक करके अलग से हम समझते हैं। पाली जो है ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की भाषा रही है और इस भाषा के अंतर्गत मुख्य रूप से हमें बौद्ध साहित्य से संबंधित तीनों जो है कि पिटक मिलते हैं, ग्रंथ मिलते हैं। सुत्त पिटक, पाली भाषा के 3 ग्रंथ हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। पाली भाषा चूंकि 500 ईसा पूर्व में है, तो ध्यान देने योग्य बात है कि बौद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म भी उसी समय के आसपास हुआ था। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो उस समय जो प्रचलित भाषा थी पाली भाषा थी, इसलिए जो भी बौद्ध साहित्य हमारे लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब जो है कि नेक्स्ट हमारी भाषा जो है वो आती है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में मुख्यतः जैन साहित्यों का वर्णन है। प्राकृत भाषा में कुछ बोलियां भी प्रचलित हैं। इसमें सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये बोलियां जो है कि प्राकृत भाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। अब चलते हैं हमारा अगला टॉपिक है अपभ्रंश। ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी एवं सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। अपभ्रंश का टाइम पीरियड है 500 ईस्वी से
1000 ईस्वी तक। इस समय में हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा साहित्य मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम नए समय में आते हैं हमारे पास जो है कि इतिहास के स्रोत जो है कि मिलते जाते हैं। बहुत पुराने समय में जाने पे हमारे पास इतिहास के स्रोत नहीं मिल पाते हैं, तो इस प्रकार से अपभ्रंश जो है कि कुछ नया है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, इसलिए हमें इस समय में अत्यधिक साहित्य मिल जाते हैं। अपभ्रंश के संबंध में एक बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, अपभ्रंश के पहले कवि कौन है? स्वयंभू। ये अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश उकार बहुला प्रधान भाषा है। अपभ्रंश की भी बहुत सी बोलियां प्रसिद्ध हैं। थोड़ा सा अपभ्रंश के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के बहुत से नाम दिए हैं। आचार्य हेमचंद्र ने इसे ग्राव भाषा कहा है। दंडी महोदय ने अभिराद्री की भाषा कहा है। अभिराद्री की भाषा कहा है। मार्कंडे इत्यादि ने अपभ्रंश के 3 रूप बताए हैं। अपभ्रंश को भी 3 रूपों में विभाजित किया गया है। अपभ्रंश के 3 रूप हैं, नागर, उपनागर और ब्राचड़। क्वेश्चन पूछ सकता है नागर किसकी उपभाषा है? नागर, उपनागर और ब्राचड़। नागर नाम से भी स्पष्ट है, जहाँ पे नगर पाए जाएंगे। चूँकि अपभ्रंश पश्चिम में बोली जाने वाली जो है कि भाषा रही है, तो राजस्थान का जो क्षेत्र है, गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ पे नागर बोली जाती रही है। उपनागर जो है कि उपनागर ऐसे जहाँ पे छोटे नगर हों, राजस्थान कम डेंसिटी, कम जनघनत्व वाला, इसलिए यहाँ पे याद करने का ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ब्राचड़ ऐसी भाषा जहाँ पे कुछ ब्राचड़ टाइप के लोग रहते हों। तो इंडिया के लिए तो सबसे ब्राचड़ पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान सिंध नदी का क्षेत्र है, इसलिए जो ये सिंध क्षेत्र में बोली जाने वाली अपभ्रंश की भाषा रही है। अपभ्रंश की कुछ क्षेत्रीय बोलियां भी रही हैं। अपभ्रंश बिल्कुल हिंदी के नज़दीक की प्राचीन भाषा है, जिससे ही हिंदी का अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि हिंदी का प्रारंभ, हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो यहाँ पे सौरसेनी अपभ्रंश होगा। सौरसेनी से हिंदी का जो है कि उद्भव माना जाता है, सौरसेनी अपभ्रंश से। चूँकि कई इसकी क्षेत्रीय बोलियां हैं, उनको भी देख लेना चाहिए। कुछ अपभ्रंश क्षेत्रीय भाषाओं को देखते हैं। सौरसेनी यह पश्चिमी हिंदी है, पश्चिम में बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषा है, जो कि राजस्थान और गुजरात में मुख्य रूप से बोली जाती रही है।
पैसाची, ये भी अपभ्रंश की उपबोली है, क्षेत्रीय बोली है, जो कि पैसाची जहाँ के लोग बहुत बड़े भीमकाय होते हों वहाँ की ये क्षेत्रीय भाषा है। पंजाब के लोग थोड़ा सा घी वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो ड़ प्रधान है वो, इसीलिए यही कारण है कि पंजाब हरियाणा की भाषा में अत्यधिक ड़ का प्रयोग होता है। तो ये पंजाब क्षेत्र में बोली जाती रही है। ब्राचड़ स्पष्ट है, ब्राचड़ जो क्षेत्रीय भाषा है वो सिंध प्रांत में बोली जाती रही है। अगला हमारा आता है खस, यह राजस्थान में बोली जाती रही है। खस एक जनजाति भी है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। महाराष्ट्री स्पष्ट है, सॉरी मराठी, मराठी से स्पष्ट है महाराष्ट्र। हमारी अगली अपभ्रंश क्षेत्रीय बोली है अर्धमागधी। अर्धमागधी यह पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। एक और हमारा आता है मागधी, जो कि बिहार, असम इत्यादि ये बोली जाती रही है। अब हम अपभ्रंश भाषा के साहित्य पे चर्चा कर लें। अपभ्रंश में पूछे गए, परीक्षा में कुछ साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि अपभ्रंश भाषा से होते हैं। इस समय से कहीं ना कहीं जो है कि हिंदी भाषा प्रेरित लगती है कि जो भी रचनाएं अपभ्रंश से हुई, कहीं ना कहीं उन रचनाओं से कुछ ना कुछ मिलता जुलता हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य होता है। तो अपभ्रंश से संबंधित कुछ रचनाएं एवं उस काल से संबंधित कुछ रचनाकारों के बारे में हम देखेंगे। अपभ्रंश के सबसे महान कवि जो हैं स्वयंभू हैं, जिनकी 3 प्रमुख रचनाएं प्राप्त होती हैं, पौम चरियु, रिट्टडेमी चरियु, स्वयंभू छंद। पौम चरियु एक आधा अधूरा ग्रंथ है जिसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन मिलता है। ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ प्रश्न है, किस प्राचीन अपभ्रंश काव्य में श्री राम के चरित्र का वर्णन मिलता है? तो सबसे पहले श्री राम के चरित्र का वर्णन पौम चरियु ग्रंथ में मिलता है। पौम चरियु के अनुसार श्री राम जो है कि अंततः निर्वाण को प्राप्त करते हैं। स्वयंभू की दूसरी रचना है रिट्टडेमी चरियु। इसका अन्य नाम हरिवंश पुराण तथा अष्टरेमी चरित्र है। इनका एक तीसरा ग्रंथ भी प्राप्त होता है, स्वयंभू छंद। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का अपभ्रंश के दूसरे महान कवि पुष्पदंत को माना जाता है। इन्होंने महापुराण, अणय कुमार चरित्र, जसहर चरियु ग्रंथ की रचना की थी। धनपाल एक कवि हैं जिन्होंने भविष्यंत कहाँ ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त
अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी अपभ्रंश काल में हुई हैं। जैन आचार्य हेमचंद्र अपभ्रंश के ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपभ्रंश की भाषा में बहुत स्तर तक सुधार के लिए व्याकरण की रचना की। इन्होंने प्राकृत व्याकरण की रचना की। दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं मेरुतुंग, जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। लक्ष्मीधर ने प्राकृत पैंगलम की रचना की। रोड़ा कवि ने राउडवेल की रचना की। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक की रचना की। राम सिंह पाहुल दोहा की रचना किए। जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास की रचना की। विद्यापति कृत कीर्तिलता व कीर्ति पताका बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कि अपभ्रंश काल में ही रची गई थी। देवसेन कृत श्रवकाचार एवं दलपति विजय खुमार रासो की रचना की थी। अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में 12वीं शताब्दी तक होता रहा है, लेकिन अपभ्रंश का जो समय है वह 1000 ईस्वी तक ही माना जाता है। अपभ्रंश साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिन्हें हम कर लेते हैं, जो कि हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा एवं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो हमने इन 2 वीडियो में पढ़ा है, इनको संयुक्त रूप से एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम लोग हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। 2 प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत, तीसरा है सौरसेनी अपभ्रंश, चौथा है प्राकृत। सही आंसर होगा वैदिक संस्कृत। दूसरा ऑप्शन इसी तरह से संबंधित है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ये है कि यहाँ अपभ्रंश पूछ दिया है। अगर अपभ्रंश पूछ दे कि किस अपभ्रंश से हुई है तो हमारा आंसर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। अगर पूछा जाए कि उत्पत्ति कैसे हुई है, अगर आपके ऑप्शन में वैदिक संस्कृत है तो सही उत्तर वैदिक संस्कृत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है रामायण, रामचंद्रिका, पौमचरियु, महापुराण। स्पष्ट है रामायण अपभ्रंश में नहीं लिखा गया है। पौमचरियु जो कि पहला ज्ञात रामायण प्राप्त होता है, जिसको स्वयंभू ने लिखा है, जिसके अनुसार श्री राम के चरित्र का वर्णन एवं उनके निर्वाण प्राप्ति के बारे में बताया गया है। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीसरा पौमचरियु। कीर्तिलता की भाषा क्या है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी अवधी, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत, चौथा ऑप्शन है हमारा अपभ्रंश। सही उत्तर हो जाएगा हमारा अपभ्रंश। कीर्तिलता विद्यापति द्वारा रचित है। हमारे वीडियो का ये अंतिम प्रश्न होगा, अपभ्रंश के पहले कवि कौन है। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन दूसरा है स्वयंभू, ऑप्शन तीसरा है लक्ष्मीधर, ऑप्शन चौथा है रोड़ा। विद्यापति कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की थी इन्होंने, लेकिन ये अपभ्रंश के पहले कवि नहीं हैं। स्वयंभू अपभ्रंश के पहले कवि हैं जिन्होंने पौमचरियु, रिट्टडेमीचरियु, स्वयंभू छंद की रचना की थी। लक्ष्मीधर प्राकृत पैंगलम की रचना की थी इन्होंने। रोड़ा कवि ने राउडवेल की रचना की थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। वीडियो छोटी है, छोटी वीडियो को
लिखने में समय व्यर्थ ना हो, इसके लिए हमने वीडियो को पॉज करके शूट किया है ताकि कम वीडियो में आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको जूनियर शिक्षक भर्ती में सहायता दिलाएगा और हम धीरे धीरे हिंदी साहित्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यह हमारे इस हिंदी विकास के इतिहास का अंतिम टॉपिक होगा, जिसमें हिंदी साहित्य के 1000 ईस्वी से अब तक के किस प्रकार से भाषाओं का विकास एवं उद्भव हुआ है, इसके बारे में चर्चा होगी। इसमें हम अवधी, ब्रज भाषा इत्यादि भाषाएं किस क्षेत्र में किस प्रकार से बोली जाती हैं तथा उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण साहित्यों की रचना हुई है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।